बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फाइनली धुन छट गई। धुन छट गई है। अब जितनी है हमें पता है कि ये स्मोक ही है, इसका धुन से कोई लेना देना नहीं है। और फरा आपको पता है कि आज मैं फरा से भी बात कर रहा था और व्यूअर्स बड़ा एक मसला है हमारे साथ। हम अक्सर देखते हैं गाड़ियों को, मोटर बाइक्स को कि नंबर प्लेट्स लगी होती हैं और उनके ऊपर लिखा होगा जी कि एडवोकेट फलाना कोर्ट, हाई कोर्ट या फलाना कोर्ट, और पीछे लिखा होगा सहाफ़ी, लिखा होगा पंजाब पुलिस। और फिर हमारे रवैये भी बिल्कुल ना अजीब से हो जाते हैं, हम उसके मुताबिक फैसला करते हैं। पहली बात तो यह, आपको ज़रूरत क्या है भाई उस पर वो लिखवाने की? आपको हुकूमत ने एक नंबर प्लेट दी हुई है, उस नंबर प्लेट को लगाएं। आपने पीछे कुछ लिखवा दिया और आपने समझा कि जी कि हम वहाँ पर हैं और बाकी जो तमाम लोग हैं ना ये इतने कमतर हैं, कीड़े मकोड़े। और हमारा रोड के ऊपर बिल्कुल रवैया ऐसा ही होता है। अभी मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 दिन पहले ऐसा मामला हुआ कि दो तरफ से पाला पड़ गया आपका। नहीं, अब मैं वो नहीं बताता कि पीछे वो क्या ऐसा नहीं बताएं कि आप भी वकीलागर्दी का शिकार हुए। ये कोई नई बात थोड़ी है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि मुझे इन्होंने हाईजैक करके रखा और मुझे इन्होंने जो है पकड़ के रखा, तो आप किस खेत की मूली हैं हमजा? नहीं, मैं मतलब कि अमूमी रवैये की बात कर रहा हूँ। इसमें हम सभी शामिल हैं कि जो किसी ऐसे एक चीज़ से वाबस्ता हो, एक ऐसे पेशे से वाबस्ता हो कि जिसकी एक फोर्स हो या वो अपने आप को समझते हो कि हम इकट्ठे होकर कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही मामला हुआ। इधर से गाड़ियाँ एक तरफ से जा रही थी और दूसरी तरफ से आ रही थी, तो वो एक गाड़ी ज़रा रॉन्ग थी, वो रिवर्स कर रहा था बेचारा। तो वो सामने से जो गाड़ी आ रही थी ना, वो फैमिली के साथ था शख्स, और वो नीचे उतर गया, गाड़ी से नीचे उतर गया। और वहाँ पे ट्रैफिक है, गाड़ी से नीचे उतर के जी कि उसने जो गार्ड वहाँ पर खड़ा था उससे लड़ना शुरू कर दिया। नंबर प्लेट क्या लगी हुई थी? नंबर प्लेट लगी हुई थी, वैसे तो वो ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं थी, और पीछे इसी तरीके के एक शख्स के मुताबिक लगी हुई थी। एक ओहदा उनके पास कोई मौजूद था हुजूर के पास, और वो उसी जोन में थे और वो नीचे उतर गए। कितना मतलब बचा, जब तक मैं उनको बचा नहीं रहा, जब तक मैं सबको कहना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर एक की मैं बात करूँ ना, शायद समझेंगे सिर्फ वो लोग बुरे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसे पीछे लिखा हुआ होता है। अगर कोई भी आपका रिश्तेदार चले पंजाब पुलिस में है तो भाई वो अच्छी बात है, अपनी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आपने कभी आपका सहाफियों से पाला पड़ा? हाँ जी, पाला। मतलब जिस तरह से वो, और फिर वो सहाफी जिनको सहाफत की दुनिया में जानता भी कोई नहीं है, होते भी नहीं है वो। और वो जिस तरह से ब्लैकमेल करते हैं और वो जिस तरह से फिर वो कर रहे होते हैं ना मामला। और इसका एक बहुत बड़ी मिसाल हमारा सोशल मीडिया है। वो सब वानबी सहाफी, वानबी आर्टिस्ट, वानबी जिसे कहना चाहिए ना फेमस पर्सनैलिटीज, वो अब जो है वो उनके अपने चैनल्स हैं एंड दे हैव द राइट टू से व्हाटएवर दे लाइक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी क्यों ना हो, हम उसको खुद को भी उसके अंदर जो है रखते हैं। तो ऐसा हुआ कि साहब खड़े हो गया, मेरी गाड़ी बिल्कुल उनके पैरेलल थी ना, तो मैंने ज़रा शीशा नीचे करके कहा, मैं क्या हुजूर अंदर बैठ जाए, पीछे इतनी लंबी लाइन लग गई है। तो कहते तो क्या हो गया, 5 मिनट इंतजार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये वो रवैया है कि जिसके ऊपर आप ना उस शख्स से लड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। तो अगर आपने भी अपनी बाइक के पीछे, गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट ना भी हो तो भी ये रवैया गलत है, और नंबर प्लेट लगी हो तो फिर तो रवैया बहुत ही गलत है। इसलिए कि फिर तो इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं। सो अब हमजा कोई बात नहीं, वीकेंड गया और वो वाकया भी गया। तो फरा सबसे पहले बात करेंगे, ज़िमनी इलेक्शन का शोर है और ज़िमनी इलेक्शन जिस तरीके के खूनी हुए हैं वो बहुत ही हैरत वाली और बहुत ही दुख वाली बात है। बिल्कुल सही। और ये वैसे बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए नफिश्ता ये दीवार भी है हुक्मरान जमात के लिए, इसलिए कि अगर ज़िमनी इंतखाबात हों और उसमें वो इलाके और वो हल्के भी जहाँ पर के हुक्मरान जमात की अक्सरियत रही हो और वहाँ पे उनकी मतलब मेजॉरिटी रही हो और वो फिर अब चैलेंज हो जाए और सिर्फ वहाँ से शिकस्त भी हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए ना धचका है यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अगर बात की जाए ज़िमनी इंतखाबात की, जिसमें देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून का पलड़ा जो है भारी दिखाई देता है। नून लीग ने 4 में से 2 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। एक हल्के में पीटीआई फाते रही, जबकि सियालकोट के हल्के NA-75 डस्का में सियासी कशीदगी बरकरार है, जहां पीटीआई और मुस्लिम लीग दोनों जमातें अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोकने की हिदायत करते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म भी दिया है। हमने देखा कुछ वीडियो सामने आई
नून लीग की जानिब से क्लेम किया गया कि जी कि ये वीडियोस जो हैं हमने बनाई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वोट चोरी कर रहे थे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब से भी वही वीडियो शेयर कर दी गई और वापस इल्ज़ाम लगा दिया गया। चलें, जिसने भी चोरी किया दोनों ने ये मान लिया कि इलेक्शन चोरी हुआ। बिल्कुल सही। तो चोरी जो हुआ है, फिर उसके साथ जो वहाँ पे कत्ल हुए हैं, जिस तरह से लोग गायब हुए हैं, वो सब एक बड़ी अफसोसनाक बात है। तहकीकात का हुक्म जो है वो दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का कहना है पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्द-ओ-बदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है। उधर लीगी क़यादत और PTI के सीनियर रहनुमाओं ने रस्का का रुख किया है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश की है। बात की जाए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की, तो उन्होंने रस्का में खिताब करते हुए हल्के में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन जो है कराने का मुतालबा किया। उन्होंने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। बहुत थी, इसलिए पता नहीं कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। डस्का के अंदर पूरे हल्के में री इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी मरियम नवाज साहिबा की, और वफाकी वज़ीर इत्तलात भी वहाँ पर मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी मौजूद थी। उन्होंने क्या कहा आपको वो भी सुनाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हमेशा धौंस की, पैसे की, गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा, राना सनाउल्लाह को, जावेद लतीफ़ को। और आज जब हम उनकी तकरीर सुन रहे थे तो उनकी जो मगरमच्छ के आंसू जो बह रहे थे, तो हमें बेसाख्ता मॉडल टाउन का वाकया याद आना चाहिए। राना सनाउल्लाह वो यहाँ पे मौजूद थे और उनकी सरबराही में ये सारा जाने गई इलेक्शन को आलूदा करने के लिए, खून आलूदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने ये इकदाम किए। बिल्कुल सही। सो इस सवाल से बातचीत कर लेते हैं। पिलडार्ट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का के नताइज रोकने की हिदायत की है, मामले की तहकीकात का हुक्म भी दिया है। मामला तो खुला है, जिसमें इतना ज़बरदस्त किस्म का जिसे नुकसान हुआ है, 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं, 2 जो है वो दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं। मामला क्या है और ये ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी एक पोलिंग स्टेशन पे या कुछ पोलिंग स्टेशन पे या तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग स्टेशन पे उनके तमाम जो पोलिंग के को वार्ड करार दे दे और दोबारा पोलिंग का ऐलान कर दे। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, लेकिन वो करेगा कुछ एक इंक्वायरी के बाद, और वो इंक्वायरी मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त हो रही है, तो शायद 1-2 दिन में उसके नतायज इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेंगे और उसके बाद वो ये फैसला करेगा कि क्या वो इन्हीं नतायज के ऊपर इन्हिसार करेगा जो उसके पास आ चुके हैं, या कुछ पोलिंग स्टेशन के नतायज को वार्ड करेगा, या तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के नतायज को वार्ड कर देगा। बिल्कुल ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये कहिएगा कि दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने एक वीडियो शेयर की, दोनों ने कहा कि ये तो नून लीग का बंदा है, एक ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है, जो हमने पकड़ लिया है। यानी दोनों ये तो मान रहे हैं कि वहां पर रेगिंग हुई है। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जो आपने कहा कि ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन नून लीग कह रही है कि पूरा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। जी बिल्कुल, उनको ये मुतालबा करने का हक हासिल है, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन ये जायजा लेगा कि क्या वाकई सिर्फ उन 20 हलकों की जिनके बारे में उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में शक का इजहार किया है कि वहाँ पे कुछ नतायज में गड़बड़ हो सकती है, सिर्फ उन्हीं के अंदर रीपोल करे, या उनके पास तो ऐसी शहादतें आती हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन के नतायज मशकूक हो चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल इस वक्त इलेक्शन कमीशन यही काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शायद इसके ऊपर जो इंक्वायरी कर रहे हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर भी ये काम कर रहे हैं। तो एक आध दिन में पोजीशन वाजे होगी कि क्या पूरा इलेक्शन मशकूक है या चंद हल्कों का, चंद पोलिंग स्टेशन का मामला मशकूक है। अरे सर, ये इल्ज़ाम जो है खासा संगीन है। NA 75 में PTI नून लीग एक दूसरे पर तो इल्ज़ाम लगा ही रही हैं, लेकिन 20 पोलिंग स्टेशन के इंतखाबी अमले के लापता हो जाने वाला मामला जो है, ये पहले भी आपने कभी सुना है कि इस तरह का कोई मामला, कोई प्रेसिडेंट मौजूद है? और इस तरह की सूरत हाल हो तो क्या मुमकिन ऑप्शंस हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये इंतहाई संगीन बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस रिलीज है वो एक किस्म की चार्जशीट है पंजाब की इंतजामिया के खिलाफ। न सिर्फ ये कि वो मकामी इंतजामिया के खिलाफ, बल्कि पूरी सूबाई इंतजामिया के खिलाफ। उन्होंने ख़ास तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब का जिक्र किया है कि वो बड़ी मुश्किल से उनके साथ राब्ता हुआ, और राब्ते के फ़ौरन बाद फिर उनसे दोबारा राब्ते के लिए उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया।
तो ये बहुत संगीन बात है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो इस संगीनी के पेश नज़र वफाकी हुकूमत से ये कह सकता है कि इन अफसरान को तब्दील भी किया जाए और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन भी किया जाए, और उनके बारे में वो एक रिपोर्ट लिख के भेज सकता है जिसके बुनियाद पे इनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो इफेक्ट हो सकती है। ये बहुत संगीन मामला है, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को कोई सीरियस एक्शन जरूर इसलिए लेना होगा कि अब उन्होंने कमिट कर दिया है, उन्होंने खुद कह दिया है कि इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां हुई हैं और मकामी इंतजामिया और सूबाई इंतजामिया ने कमजोरी दिखाई है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन पे जो एतमाद है जो पहले ही को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है वो मजीद कमजोर हो जाएगा। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, ये इलेक्शन अगर हम देख लें तो एक लिटमस टेस्ट हमारे सामने आ जाता है। हुकूमत की कारकर्दगी को भी इससे जांचा जा सकता है कि एक हल्का नौशहरा जो उनके पास मौजूद था वो दूसरी पार्टी ले जाती है, अपोजिशन ले जाती है। यहाँ पर भी इलेक्शन जिस तरीके का हुआ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा होता है ज़िमनी इंतखाबात में नताइज तब्दील हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? तब्दील हो भी जाते हैं, लेकिन जब भी तब्दील हो जो जिस पार्टी की सीट वो अपनी सीट खो देती है या उसको लूज कर जाती है, उसके लिए ये सोचने का मकाम बहरहाल होता है कि अभी 2.5 साल पहले उन्होंने यही इलेक्शन जीता था, और ख़ास तौर पे ये इस सीट की बात तो इसलिए भी अहम है कि नौशहरा रूलिंग पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा की PTI उसका गढ़ समझा जाता था, और खैबर पख्तूनख्वा में इन जनरल इस पार्टी का बहुत पॉपुलैरिटी है और बहुत असर रसूख है। तो इसके नतीजे में अगर वहाँ पे एक PMLN जो कि उस हल्के के अंदर कभी भी वो मेरे ख्याल में वो हल्का नहीं जीती, अगर वो इलेक्शन जीत जाती है तो ये PTI के लिए वाकई बहुत परेशानी की बात है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी बहुत परेशानी की बात है कि इससे उनकी पार्टी के अंदर की डिविजन आश्कारा होती हैं। और अभी जबकि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं जिसके अंदर खुफिया वोटिंग अगर कायम रही तो ये डिवीजन उनके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत अहम है PTI के लिए इस इलेक्शन के नतायज और उनका जायजा लेना। बिल्कुल सही। तो आप सेनेट के इंतखाबात जो हैं उनको इन ज़िमनी इंतखाबात के तनाजुर में कैसे देख रहे हैं फिर, और अगर कितना अहम है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ हो, यानी उसमें सामने नज़र आए कि क्या है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड हो या फिर नज़र आए तरीक़ाकार जो है। और दूसरा ये भी बताइएगा, ये जो हार न मानने का एक रवैया है सियासी जमातों में, यानी जो हार जाता है वो कहता है कि इलेक्शन तो गैर शफाफ हुए हैं, यहाँ पे धांधली हुई है, इसके बारे में भी बताइएगा कि इस मामले का इख्तिताम कहाँ पे होगा? देखिए, जो पहली बात है ये जो मौजूदा इंतखाबात हो रहे हैं बाई इलेक्शन, चूँकि पंजाब के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी PTI की मेजॉरिटी बहुत ही रेजर थिन है, बहुत मामूली है, और उसके नतीजे में जो सेनेट के इलेक्शन है वो काफ़ी असरअंदाज हो सकती है ये थिन मेजॉरिटी। अगर ये खुफिया तौर पे इलेक्शन होंगे, यानी सीक्रेट बैलेट के जरिए इलेक्शन होंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि अब नौशहरा के इलेक्शन के जरिए से वाजे हुआ है कि वो पार्टी से खुश नहीं है, ऐसे लोगों के पास पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट देने का एक खुला मौका दस्तयाब हो जाएगा, तो वो अपसेट हो सकते हैं। यही वजह है गालिबन जो नौशहरा में हमें नजर आया है वो पार्टी की क़यादत को गालिबन पहले से नजर आ रहा था कि पार्टी के अंदर डिविजन का हाल बहुत बुरा है, इसीलिए वो इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन होना चाहिए। हमें पहले तो ख्याल था कि ये क्यों इतना इसरार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन जो है तो बहुत सीरियस तौर पे असरअंदाज हो सकती है। बिल्कुल, डिवीजन बहुत संजीदा तौर पर असरअंदाज हो सकती है सेनेट इलेक्शन में। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे महबूब साहब, सरबराह पिलडाट। और वाकई ये सूरत हाल मजीद संगीन होगी, इसलिए वज़ीर आज़म जो है पेशावर जा भी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, और इसीलिए सेनेट के इंतखाबात के बारे में भी इतनी लहदे हो रही है और अचानक ऑर्डिनेंस जो है वो लाने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन इस वक्त हम आगे चलेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की, जो कि एक मुसलसल सवाल है। मुसलसल जब भी ये मीटिंग्स होती हैं एक दूसरे से सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आज से शुरू होने वाले इजलास में ये फैसला करेगा। FATF का आज से पेरिस में शुरू होने वाला वर्चुअल इजलास जो है 25 फरवरी तक होगा, जिसमें ग्रे लिस्ट में मौजूद मुमालिक बशमूल पाकिस्तान के केसेस पर गौर,
और इजलास के इख्तिताम पर फैसला किया जाएगा। हाँ जी, 27 निकात थे, हम सबको याद है कि जिसपे 21 के ऊपर गुज़श्ता जो इजलास हुआ था उसके ऊपर कहा गया था कि जी कि पाकिस्तान ने जो है बेहतर तरीके से अमल दरामद की है। 6 निकात रह गए हैं, पाकिस्तान को वक्त दिया गया था कि उन पर अमल दरामद करे और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा मुतमईन है और उनको उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तान का नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। बात कर लेंगे, हमारे साथ तजियाकार शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद। साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। FATF के हर इजलास से पहले हमें ये उम्मीद होती है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा। आपको क्या लग रहा है, इस दफ़ा हमारी उम्मीद पूरी होगी या मज़ीद इंतज़ार करना पड़ सकता है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, गुज़िश्ता एक बरस में पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तान के इदारों ने, स्टेट बैंक ने और दूसरे इदारों ने इंतहाई संजीदगी से कानून साजी की है, कोशिशें की हैं, इक़दामात उठाए हैं और अमली तौर पर हमने उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के और जो उनके नुकात थे उस पर अमल दरामद किया है। और लेकिन ऐसा नज़र आता है कि भारत जो है उसका एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसका वाइस चेयरमैन है। हमें उस पर सख्त एतराज़ करना चाहिए था क्योंकि भारत उसमें अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहा है और उसने उसमें सियासत डाल दी है। और सियासत ये है कि अब जब तक हमने तमाम अमल दरामद कर लिए हैं टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, और हमारी हुकूमत, हमारी कौम, हमारे इदारों का ये कहना है कि जो इसमें माशी नुकात हैं वो तो अपने पाकिस्तान के मफाद में भी हैं। हम तो ख़ुद ये चाहते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग ना हो, हम तो ख़ुद ये चाहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म है, हम तो ख़ुद सबसे बड़े विक्टिम हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से हमारी हुकूमत, हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है। तो हमने तो इंतहाई संजीदगी से कोशिश की है, मगर भारत उसमें सियासत लेकर आ गया है और वो ये चाहता है कि कश्मीर में जो कुछ वो दहशतगर्दी कर रहा है और जो वो आज़ादी की तहरीकों को कुचल रहा है उसका मलबा पाकिस्तान में डाल दे। और ये उसने मंजूर करा लिया था पहले कि जो तंजीमें दहशतगर्दी में मुलविस हैं तो पाकिस्तान में कुछ तहरीकें उनके साथ रवाबित रखती हैं और हमने उसमें जो एक्शंस लिए, उनको सजाएं दी, उनको जेल में डाल दिया, उनके असासे जब्त कर लिए, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं किया था। और इतनी संजीदगी से हमने अमल किया कि जो पाकिस्तान में हम बहुत सारे इदारे थे। शायद सर आपके इल्म में है, पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस ने खुद एक रिपोर्ट में एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए बहुत काबिल तहसीन इक़दाम किए हैं। सो अगर एक्नॉलेज किया जा रहा है इसको, तो ये किस दर्जे हेल्पफुल होगा? पाकिस्तान ने जो कवानीन साजी की है अभी तक, फाइनेंशियल जो कवानीन में तरमीम की है, ये कितना हेल्पफुल होगी? और दूसरा, इंडिया के पास सिर्फ ये नहीं है कि वो एशिया पैसिफिक का वाइस चेयरमैन है, उनके पास एक कमेटी भी है अब यूनाइटेड नेशंस की जो कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से है। सो इस तरह की कमेटियों में भी उनका अमल दखल होना, ये किस दर्जे इफेक्ट कर सकता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने में या ग्रे लिस्ट में रहने में? देखिए, इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इसके इजलास के आखिरी रोज़ पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ होगी, लेकिन ये कहा जाएगा कि अभी कुछ अमल दरामद करना बाकी है और ये एक सियासी फैसला होगा, ये भारत का एक असर रसूख होगा उसमें। और मुझे ये लगता है कि इस पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ करने के बाद एक जुमला ये कहा जाएगा कि जी अभी अमल दरामद होना बाकी है, उन तंजीमों के ख़िलाफ़ मज़ीद एक्शन की ज़रूरत है, उसमें भारत के जो ये अज़ाइम हैं उसको सपोर्ट की जाएगी, क्योंकि भारत एक मईशत है, बड़ी मईशत है। तो मुझे ये लग रहा है कि ग़ालिबन हमें ये कहा जाएगा कि जून तक आप इन जो कमी रह गई है उसको पूरा करें। ये फैसला भी हो सकता है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसका भारत वाइस चेयरमैन है, उसके एक वफ्द को कहा जाए कि जी आप पाकिस्तान का ज़रा दौरा तो करके आ जाएं कि जो दावे वो कर रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है। यानी मैं ये समझता हूँ कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद हमें शायद ना निकाला जाए, लेकिन हमें कोई इसमें बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ना कोई छोटा मुल्क है, ना कोई पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी क़ुव्वत है और ये झटका हम संभाल रहे हैं, कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ गई। ठीक है, हमारे ऊपर एक साख का असर पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत ने इन झटकों को संभाला है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हैं। तो अगर ये जून तक एक्सटेंड करना चाहते हैं या कोई वफ्द भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेज दें, मगर सवाल सिर्फ ये कि पॉलिसी को हमें एक जायज़ा लेना होगा, क्योंकि इस वक्त फ्रांस ने कार्टून के मसले पे, आपको पता है फ्रांस के सदर ने एक बयान दिया था, वो भी भारत को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अमेरिका ने डैनियल पर्ट के मसले पर भी वो थोड़ा पाकिस्तान से नाराज है और सऊदी अरब और यूएई का हमें पता है,
मगर खास बात यह कि चीन मलेशिया, जो हमारा जी सर, जी शायद सिद्दीकी साहब हमें ये बताएं, जी हमें ये भी बताएं कि हम इस पे तो परेशान पाकिस्तानियों को होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जी कि हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, ये तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन अमेरिका की जब नई इंतज़ामिया आ रही थी, हम खासे पुरुम्मीद भी थे, हमारे सफारती महाज पर ये बयानात भी दिए जा रहे थे कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनली कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। देखिए, पहले मैं आपसे एक बात बता दूं पूरी जिम्मेदारी से, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकती। भारत ने कोशिशें की हैं, उसने माजी में भी जो है मुंह की खाई है, और इतनी मुंह की खाई है कि अब उसने मुतालबा करना छोड़ दिया है। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं कि खुदा न खास्ता हमें ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। पाकिस्तान के जैसे बड़े मुल्क को, जो कि संजीदा कोशिशें कर रही है, तमाम कुछ साम्राज्य उसके बावजूद हमें ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। तो ये ऑप्शन तो अब आप खत्म कर दें। सिर्फ जो कुछ वो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा मजीद एक्सटेंशन दे दें कि जनाब ये अमल रह गया। असल मसला सिर्फ ये है कि जो कश्मीर का मसला है, जो भारत दहशतगर्दी करा रहा है, पाकिस्तान ये चाहता है कि ऐसी तंजीमें जो आज़ादी की हामी हैं उनके खिलाफ इतने एक्शन लिए जाएं कि चाहे हमारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, हम उनके वसासे जब्त किए हैं, हम उनको जेल में डाला है उन लोगों को, हालांकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। ये दुनिया के सामने हमने संजीदा कोशिशें की हैं। हमने टेरर फाइनेंसिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग में इतनी कोशिशें की हैं कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में बाज डिपॉजिटर्स जो पैसे जमा कराते हैं, जिनके जायज़ पैसे हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई हमसे तो ये इतने सवाल बैंक पूछ रहे हैं जैसे हम मुजरिम हैं, लेकिन कौम ने ये कूट पिया है। संजीदगी से भी हुकूमत ने जो है वो कोशिशें की हैं, कौम ने कोशिशें की हैं, तो संजीदगी से इकदाम उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद हसन सिद्दीक सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, हर महाज पर कोशिशें की, और पाकिस्तान ये साबित करता भी रहा है, लेकिन ऊपर जो लॉबी बैठी हुई है ना उधर, वो अपना काम दिखाती है। और यही रियलिज्म है इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में, जिसे रियलिज्म कहते हैं, जिसकी दुनिया के ऊपर राज है कि आप ये नहीं देखते कि सही सच और गलत क्या है, आप ये नहीं देखते कि सही और गलत क्या है, आप ये देखते हैं कि आपके इंटरेस्ट में क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट किधर है। तमाम लोग तमाम लोग जो इस वक्त अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, और उस इंटरेस्ट के तहत पाकिस्तान को आर्म ट्विस्टिंग, अंडर प्रेशर रखने के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में रखना जरूरी है। हालांकि एक तरफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने बेहतर इकदाम किए, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि EU डिसइंफो लैब जो है उसमें इंडिया जो किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई कर रहा है। हम सब कुछ हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया जो है वो इस लिस्ट में नहीं होगा। पाकिस्तान जो है उसको इस लिस्ट में रखा जाए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान से जो है ना ये ग्रे लिस्ट के बादल छट जाएंगे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।